नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। आज बहुत सारी खबरें व्यूअर्स आपके लिए। तो आज कहानी कुर्सी की में बहुत तेज गाड़ी दौड़ेगी, आप थोड़ा सा नजरें जरा पैनी रखिएगा आज खबरों के ऊपर, क्योंकि आज हमारे पास लगभग हर राज्य, बड़े राज्य से खबर आज है। चुनावी राज्यों से भी खबर है, उसके अलावा दक्षिण भारत में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, हर जगह से इंटरेस्टिंग खबरें आज हमारे पास हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर से करेंगे। हमने आपको बताया था कि यहाँ बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने अलग से बैठक की और हमने और हमारे सारे मेहमानों ने सबने इस पर एक किस्म की चिंता जाहिर की कि ये ट्रेंड ठीक नहीं है कि आप एक पार्टी के एक जाति के विधायक मिले। इससे पहले ठाकुर विधायक मिले, फिर ब्राह्मण विधायक मिले, कभी कुर्मी विधायक मिल रहे हैं, और वो भी यूपी जैसे इंपॉर्टेंट राज्य में जहां अब एक साल के बाद चुनाव होने जा रहा है। अब खबर ये, और ये संतोषजनक खबर है, कि बीजेपी ने इस पर नाराजगी जताई है। इस विधायकों की मीटिंग पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। यूपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बाकायदा विधायकों की क्लास लगाई। अच्छा, ये सवाल बीजेपी का नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी अगर इस ऐसे किसी कदम पर नोटिस ले रही है और उसके बाद एक किस्म से डांट लगा रही है कि ये ठीक नहीं है, ये और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये इस लिहाज से सराहनीय कदम है कि देश में एक मैसेज ठीक जा रहा है। एक बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी अगर ऐसा कदम उठाती है तो। पंकज चौधरी ने ये ब्राह्मण कुटुंब बनाने वाले और मीटिंग करने वाले ब्राह्मण विधायकों की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार मत बनिए। उन्होंने ऐसे विधायकों को वार्निंग दी कि दोबारा अगर ऐसा आप करेंगे तो इसको अनुशासनहीनता माना जाएगा, क्योंकि ऐसे आयोजन पार्टी के संविधान आदर्शों के अनुकूल नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है कि बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों वाली पार्टी है। भाजपा और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। चेतावनी देते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि अगर आगे से बीजेपी के किसी जनप्रतिनिधि ने इस किस्म का आयोजन किया तो इसको हम इनडिसिप्लिन मानेंगे, अनुशासनहीनता मानेंगे। आपको याद दिला दूं, मैं ये 23 दिसंबर को हुआ था। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बीच कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ के घर पर यह बैठक हुई थी। इसमें खासकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के बताया जा रहा है 30-35, कुछ ने तो कहा 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए थे। ये उसकी तस्वीर है। और इससे पहले ठाकुर विधायकों की ऐसे जो है मीटिंग हुई थी, इसमें एमएलए एमएलसी सब जो हैं वो शामिल हुए थे। तो ये एक खबर आई तो ये अच्छा लगा कि चलिए पार्टी ने इसका जो है नोटिस लिया है। इसमें कुछ एक थोड़ा सा मैं आपको डेटा और देना चाह रहा था ताकि पता लगे कि ये क्यों है ऐसा। क्योंकि इस मीटिंग में क्या बातें हुई, कोई ब्राह्मण दरकिनार किए जा रहे हैं, राजनीति में हाशिए पर ढकेले जा रहे हैं, ऐसा है क्या? इसका मैं आपको आज एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 258 एमएलए हैं। इन 258 एमएलए में से इन कितने हैं ये ब्राह्मण विधायक और ठाकुर जिन्होंने खासकर अलग मीटिंग की? 42 ब्राह्मण विधायक हैं एमएलए। 258 में से 42 ब्राह्मण हैं, 42। एमएलसी में जोड़ दूं तो 14 एमएलसी अलग हैं, ब्राह्मण ही। तो 42 और 14 आप जोड़ लीजिए, ये हो गए 56। ठाकुरों की बात कीजिए, 45 एमएलए हैं विधायक और 23 एमएलसी हैं। ये कितने हो जाते हैं सर? 68, 68। ओ, दिक्कत कहां है ये मैं आपको बता रहा हूं। इनकी तादाद कम है ऐसा नहीं है। ओबीसी विधायक हैं 84 और ओबीसी एमएलसी भी हैं 26, सबसे ज्यादा। मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉब्लम शायद यहां है इनको, कि पार्टी जो है ये अब ये एक तो सर्व समाज की पार्टी बनी, नहीं तो ओबीसी के इतने आ नहीं सकते थे। कहां ब्राह्मण 42 हैं, ठाकुर 45 हैं, ओबीसी 84 विधायक हैं। शेड्यूल कास्ट एससी 59 है, 59 विधायक हैं एससी समुदाय से। मुसलमान एक भी नहीं है। अब इसको अगर आप देखिए तो अदर अपर कास्ट भी 28 हैं, अदर अपर कास्ट भी 28 हैं। इनको भी ब्राह्मण ठाकुर के साथ जोड़ करके रखिएगा। तो ये तो किसी भी पार्टी के लिए बड़ा हर्ष का विषय होना चाहिए। अपर कास्ट वोट दे रहा है, ओबीसी सबसे ज्यादा जीत कर आ रहा है, शेड्यूल कास्ट आपको 59 विधायक दे रहा है, अदर अपर कास्ट में जो है उसमें आपको 28 एमएलए मिल रहे हैं। तो हम तब भी यही चर्चा कर रहे थे कि भाई प्रॉब्लम क्या है आपको। लेकिन अच्छी बात है, चलिए बीजेपी ने इसका संज्ञान लिया। और मैं तो इसको केवल यहां तक नहीं देखता कि ये प्रदेश अध्यक्ष ने ये फटकार लगाई है। मुझे लगता है ये बिल्कुल टॉप लेवल से ये मैसेज जो है गया होगा। आप लोगों की बातें भी जो शायद पहुंची होंगी कि ये ठीक नहीं हो रहा। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, चिट्ठी प्रदेश अध्यक्ष ने जारी की है और एक तरह से ये कहा है कि अब जो है इस तरह की हरकत करने वाले के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। खैर, उस वक्त पंकज जी अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन पहले जो इस तरह के जुटान हुए जाति, अगर उस पर भी चिट्ठी चली गई होती तो शायद ये स्थिति आती ही नहीं, ये नौबत नहीं आती।
और मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जब भी जाति की राजनीति होगी वो मुश्किल होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं जाति की राजनीति शुरू की ना, बार बार जाति चिन्हित कर करके बताना कि हम इनको ये दे रहे हैं, उनको ये दे रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि आखिर मुश्किल क्या है, ब्राह्मणों की संख्या, ठाकुरों की संख्या, दूसरे जो फॉरवर्ड क्लास हैं उनकी संख्या, विधायक के तौर पर तो उनकी संख्या कम नहीं दिखती है, तो मुश्किल कहाँ है? मुश्किल मूल रूप से समझिए, वो मुश्किल ये है कि अब उस विधायक की कहीं भी सुनी नहीं जा रही। वो मुश्किल ये है कि डीएम एसपी तो छोड़िए, थाने का दरोगा भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। और वो कोई ऐसा नहीं कि एक कोई किसी एक जातीय समूह के साथ या किसी एक जाति के साथ, हाँ, ऐसा थोड़ी कि केवल ब्राह्मण ठाकुर की नहीं सुन रहा है। लेकिन जब वो नहीं होता है तो फिर चूंकि पहले उनके पास बहुत कुछ था, वो शक्ति जाती रही, तो कोई जाती हुई शक्ति को पसंद थोड़ी ना करता है, तो फिर वो क्या होता है, उसको एक बहाना भी मिलता है। फिर उसके समाज के लोग कहते हैं कि अच्छा तुम क्या हो यार, तुम विधायक हो, देखो तुम्हारी जाति का वो आदमी था, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया, उसको उठा लिया, उसको तो बड़े बुरे हाल में तुम्हारी सरकार में रखा गया, तुम्हारी तो थाना भी नहीं सुनता है। और ये इसको लेकर बीच में एक बार योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा कहा था कि अगर जनप्रतिनिधि जाते हैं, विधायक जाते हैं, तो उनका थाने में, डीएम ऑफिस में, एसपी ऑफिस में सम्मान होना चाहिए। लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि ये जो मशीनरी है, जो स्टेट की मशीनरी जिसको कहते हैं, वो इस तरह से काम कर रही ब्यूरोक्रेसी कि उसमें विधायकों का, कई बार तो मंत्रियों का भी कोई महत्व तो नहीं रह गया है। असली मसला वो है। और उसके साथ ये तो रहता ही कि अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की, जब उनको लगता है कि दूसरा समाज ज्यादा ताकत बढ़ा रहा है तो फिर उनको लगता है। और एक और चीज जो मतलब ब्राह्मणों को लगती है कि ना तो मुख्यमंत्री का पद है, ना प्रदेश अध्यक्ष का पद है, दोनों घूम फिर कर दूसरों के पास चला जाता है। तो ब्राह्मणों की एक मतलब वो कहते हैं कि भाई आप हर जगह कहते हो, यहां तो सबसे ज्यादा कोई 12% कहता है, कोई 14% करता है। सीएसडीएस का पुराना आंकड़ा है, वो भी मतलब 13% के आसपास, 11 से 13% बताते हैं। तो अब कितना है वो तो खैर जनगणना में आएगा, लेकिन उनको लगता है ना कि मुख्यमंत्री की कुर्सी आए तब हटा दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी आए तब हटा दीजिए, पावरफुल पोजीशन आए तब हटा दीजिए। हर समाज संकट। कितने पद हैं सर, आप ही बता, पद कितने? चार पद, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और क्या है? हर समाज का आदमी तो नहीं जा सकता। लेकिन ये नाराजगी तो किसी भी और समाज की हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप नंबर्स के आधार पर देखते हैं, आप अगर ये कहते हैं कि फलाना 2.5%, 3%, 5% वाली जाति समूह को जोड़ लिया, तब ये बात आती है। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तो नुकसान ही करेगा। ये डेवलपमेंट, अच्छी डेवलपमेंट है। दूसरा, अब अगर चिंता करनी है पार्टी को, तो चिंता जो असल है वो करें कि 1 साल रह गया चुनाव में, अभी एसआईआर का काम खत्म हो गया। आज यूपी में नहीं बढ़ी ना डेडलाइन सर, नहीं बढ़ी, तो यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री कह रहे थे 4 करोड़ वोटर नहीं मिल रहा है, सपा कह रही थी कि 2 करोड़ वोटर इनको जुड़वाना चाहते हैं, जो भी उसमें सच्चाई रही हो। असल चिंता तो वो थी, असल चिंता वो थी जो मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय महासचिव ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने, मुख्यमंत्री के सामने प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव ने कहा आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को बता दीजिए, पार्टी को धोखा मत दीजिए, एसआईआर के काम में लगिए। ये असल चिंता है बीजेपी की। ये चिंता नहीं कि कौन सी जाति को कितना टिकट मिलेगा। उन्होंने ये बात कही कि उस बैठक में ये भी हुआ कि टिकट फिर तो हमारे पास उम्मीदवार बहुत हैं, और टिकट तो अगर ये गोलबंदी टिकटों के लिए थी तो जितने उस बैठक में थे आपने गोलबंदी करके कोई टिकट तो पक्का नहीं कर लिया किसी ने अपना। टिकट तो जिसका कटता है वो पार्टी काटती है। चिंता असली एसआईआर की है सर, जो काम पूरा हुआ है। निश्चित रूप से। और एसआईआर को लेकर जिस तरीके से मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी और कहा कि भाई अब एसआईआर पर ध्यान दीजिए प्रदेश के अंदर, वो छोड़ के विधायक और जिस तरीके से बैठक रही और इसका असर देखिए, ये जो कल जो बैठक हुई थी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर, अब मध्य प्रदेश के अंदर ब्राह्मण नेता इकट्ठे हो रहे हैं। एक पूर्व सांसद है, एक पूर्व मंत्री रहे शिवराज सिंह की सरकार में, अब वो कह रहे हैं कि भोपाल में हम एक ब्राह्मण विधायकों का, पूर्व सांसदों का सम्मेलन करेंगे, वहां बैठक करेंगे। तो ये जो उत्तर प्रदेश में आग लगी, अब ये मध्य प्रदेश के अंदर भी जारी है कि वहां ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि अब प्रदेश के अंदर यादववाद चल रहा है, मोहन यादव जी अपने हिसाब से पूरा चला रहे हैं, ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में इस तरह की चर्चा होने लगी है। मुझे लगता है ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है, संगठन के लेवल पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है। और 258 विधायक अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, सीटें मिली है, तो ये सभी जातियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत 2017 में मिला, 2022 के अंदर मिला, और 2027 के लिए मुझे लगता है अगर इस तरीके से विभाजनकारी स्थिति होगी तो ये संगठन के लिए और सरकार के लिए परेशानी होगी। एमपी का नाम लिया, मेरे पास एमपी से एक खबर है, लेकिन आप कुछ शायद इस पर असहमति जता रहे थे। नहीं, मुझे मौन असहमति मुझे मैं अपना नहीं दुख व्यक्त कर रहा था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आगे ये होंगे कि पार्टी के अंदर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वर्चस्व की लड़ाई होगी।
फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दूसरे को हराने का प्रयास करेंगे और नतीजा ये है कि पार्टी आपस में सिमट जाएगी। जैसे यदुवंश का नाश जो हुआ था ना, वह ऐसे ही हुआ था। कोई बाहर से आकर के यदुवंश का नाश नहीं किया था, आपस में संघर्ष करके हुआ है। और सत्ता जब आती है तो संघर्ष अपने अंदर ज्यादा शुरू होता है। विपक्ष जब होता है तो हमको पता है कि हमको किससे लड़ना है, लेकिन जब सत्ता आती है तो मलाई एक परसेप्शन भी एक राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सेकंड रुक जाइए, आपके हाथ से मैं बहुत डरता हूं। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का परसेप्शन है। जब सत्ता के सीट पर कोई बैठा होता है तो उसकी जाति से लेकर के ये एक वातावरण बन जाता है। कहीं भी रहे, कोई वाइस चांसलर रहता है तब, कोई मंत्री रहता है तब, कोई विभाग का अध्यक्ष होता है तब, कहीं भी ऐसा होता है, बन जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि जो शीर्ष पर बैठा है व्यक्ति है, उसके लिए आवश्यक होता है कि इस परसेप्शन को तोड़े। ये अब जो 1 साल है, बीजेपी क्या अपना घर दुरुस्त कर पाएगी इस 1 साल में? सर, बीजेपी कोशिश में लगी है। जैसे पंकज चौधरी जी ने कहा है, घर दुरुस्त करना इतना आसान काम नहीं होता, खासतौर से सत्ता में बैठे दल के लिए मुश्किल काम होता है। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि उसको पता नहीं होता कि किससे लड़ना, तो आपस में लड़ते रहते। पहले इस पे ब्राह्मण पे बात करना 1 मिनट के लिए। आपने बताया कि भाई ये हो रहा है, फिर चर्चा हुई कि वहाँ पर बड़े पद पर नहीं होता। अभी तक तो 6 साल से बिना चुने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ब्राह्मण थे, नड्डा जी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री लगातार पिछले 8 साल से ब्राह्मण है। दिनेश शर्मा जी भी रहे, हटे तो तुरंत आपको ब्राह्मण चाहिए था, तो आपने दूसरी पार्टी के भी नेता को लाकर आपने मुख्यमंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। 8 मिनिस्टर हैं, ठीक है, ब्राह्मण मिनिस्टर है 8, उप मुख्यमंत्री अलग हैं। उसके अलावा 42 एमएलए हैं। अब आप ब्राह्मण, यदि इसको सीधे बात करें ना, आपने बड़े जोर से कहा कि ओबीसी के 80-85 है, 25 विधायक वो मंत्री भी हैं। अब इसको रेशो के हिसाब से देखिए, ब्राह्मणों का रेशो क्या है जाति का उत्तर प्रदेश में? 12%। मंत्री कितने हैं? 18%। विधायक कितने हैं? 20%। ठीक है। ओबीसी की आबादी कितनी है? 60%। विधायक कितने हैं? 30%। मिनिस्टर कितने हैं? 20%। तो ये तो उल्टा हो रहा है ना। आप केवल ताकतवर हैं। आपकी दिक्कत क्या है? क्योंकि आप समझते हैं ब्राह्मण कि सत्ता हमारा वो है विशेषाधिकार, और एक धमकी है कि कांग्रेस जो है, नारायण दत्त तिवारी आखिरी ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस ने ब्राह्मणों का साथ छोड़ा तो कांग्रेस चली गई। मायावती पूरा बहुमत के साथ मुख्यमंत्री तब बनी जब ब्राह्मणों को उन्होंने साथ ले लिया। तो ये जो धमकी है वो भारतीय जनता पार्टी को देना, और फिर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की जो अपर कास्ट की राजनीति का जो संघर्ष है, उसका नतीजा ये है। देखिए, कुछ तो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, कुछ पार्टी का अपना फैक्ट्स पता है। नहीं, आपने तो बिल्कुल ठीक दुरुस्त फैक्ट बताया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं ना। आपने जितना बिहार में तो मुझे लगता है ब्राह्मण और कम है, यूपी से, यूपी में ज्यादा यूपी में बीजेपी ने आधे टिकट सवर्णों को दिए थे, बिहार में सॉरी आधे टिकट सवर्णों को दिए थे, और जीत का आपके सामने है। कह रहा हूं, आपने जो रेशो बताया, प्रोपोर्शन, वो ठीक है, जाति के आबादी के हिसाब से वो उचित है, लेकिन जीत के लिए तो कुछ और प्रोपोर्शन देखा जाता है ना। अरे अभी तो कल तो आपने दीनदयाल जी को याद करते हुए सबसे पिछड़े को पहले लाने के लिए 65 फीट की मूर्ति लगा दी, और फिर ब्राह्मणों की बैठक कर रहे हैं। चलिए, इस पर हुई बात। आगे खबर, क्योंकि मध्य प्रदेश का जिक्र किया समीर जी ने, तो मध्य प्रदेश से एक बड़ी मजेदार खबर है। अमित शाह जी कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में थे, और यहां मंच पर उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, क्योंकि ग्वालियर है, ग्वालियर राजघराने से वो आते हैं, सिंधिया राजघराना। तो यहां उन्होंने मोहन यादव जी की खूब तारीफ की। अब यहां हमको इक्वेशन समझनी है इस वक्त की पार्टी लीडरशिप की, और अभी जो राज्य में नेतृत्व है, जो यंग नेतृत्व है, उसकी। अमित शाह जी ने मोहन यादव जी की तुलना की शिवराज सिंह चौहान जी, तारीफ दोनों की, लेकिन तुलना की। अमित शाह जी ने कहा कि एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री 10 साल रहे थे, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य उस वक्त बनकर के रह गया था। शिवराज जी आए, शिवराज जी ने मध्य प्रदेश से बीमारू का ये टैग हटाया, और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर रह गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने, और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा।
आज तोमर जी भी बैठे हुए थे वहां पे, अब स्पीकर हो गए हैं वो विधानसभा के। तो लेकिन देखिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने तो अच्छी बातें की, दोनों के लिए अच्छी बात की कि भाई ये बीमारू राज्य को बाहर निकाल के लाए शिवराज जी, और अब मोहन यादव जी और ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। तो मोहन यादव जी तो गदगद होंगे, शिवराज जी को कैसा लगा होगा? लेकिन ये पूरा भाषण नहीं सुना मैंने कि क्या इसमें ये भी बोला क्या कि जिन्होंने बीमारी टैग हटाया उसको भी, उनको भी हटाया हमने? नहीं, अब शिवराज सिंह चौहान तो केंद्र में बड़े मंत्री हैं, लेकिन मोहन यादव गदगद भी होगा, लेकिन डर भी गए होंगे अंदर से कि ज़्यादा तारीफ होना भी कई बार मतलब खतरे से खाने नहीं रहता। इतिहास भी इस बात का गवाह है। जैसे विजय रूपाणी मंत्री थे तो मुख्यमंत्री थे, अमित शाह जी ने गुजरात में बहुत तारीफ की, 15 दिन बाद रूपाणी जी का इस्तीफा हो गया था। इसी तरह उत्तराखंड में जब तीरथ सिंह रावत थे तो अमित भाई ने कहा था कि तीरथ सिंह रावत के इसमें उत्तराखंड में हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, और कुछ दिन बाद फिर धामी साहब मुख्यमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गए थे तो देवेंद्र फडणवीस तीरथ जी तो अपने किए से गए थे सर। नहीं, अब देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में तारीफ की, बाद में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए थे। चर्चा भी कर्नाटका में येदियुरप्पा की तारीफ की कि येदियुरप्पा का बहुत अनुभव है, तो येदियुरप्पा गए, उनकी जगह दूसरे मुख्यमंत्री फिर बन गए थे। तो तारीफ करना हमेशा ये नहीं होता कि तारीफ का मतलब ये संदेश है। हरियाणा भी तो है, हरियाणा भी है, हरियाणा का भी उदाहरण है। खट्टर जी की तारीफ हुई थी। खट्टर जी के साथ स्कूटर पे बैठ के जाते थे, ऐसा सुना। उसके अगले दिन प्रमोशन भी तो होता नहीं, उनका प्रमोशन हुआ जो भी एक सेंस में शिवराज जी को भी ऐसा नहीं, शिवराज जी महत्वपूर्ण पद पर है। तो आप जरूरी नहीं कि तारीफ करने का मतलब ये होता है कि अगले चुनाव का इंटरेस्टिंग था बयानी में। एक और इन्हीं का अगला बयान सुन लीजिए। वहां मंच पर क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी थे तो सबका वो इंट्रोडक्शन करा रहे थे, तो उन्होंने कहा ज्योतिरादित्य जी मंत्रिमंडल में हमारे साथी, ज्योतिरादित्य जी गुना से हमारे सांसद, और चूंकि ग्वालियर था तो राजा साहब यहाँ के वो हमारे साथ हैं। और उसके बाद जो तालियां बजी हैं पंडाल के अंदर, सुनिए आप। मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब दीनदयाल जी नहीं याद आ रहे किसी को? नहीं, ये तो मतलब व्यवस्था ही, हम तो इसके खिलाफ है, लेकिन वो उन पर मरहम लगा रहे हैं क्योंकि उनको भी मुख्यमंत्री बनना है। हाँ। अब मुख्यमंत्री नहीं बन रहे तो राजा साहब कह लें। हालांकि राजा साहब की व्यवस्था ही अब तो खत्म हो गई है। मैं पूर्व महाराजाओं की भी व्यवस्था से सहमत नहीं हूँ। तो व्यवस्था तब खत्म होती है जब आदमी खुद को राजा मानना बंद कर दे। उन्होंने बंद नहीं किया है। हाँ, वो तो श्रीमंत हैं, दिग्गी राजा तरह से बात करते हैं। दिग्गी राजा भी साहब है अभी तो, वो तो कहीं पर भी उस तरह से। और ये तो एक बड़े उसके शासक राजा थे। लेकिन सर वो जमाना चला गया, आप उस जमाने को भी तो कीजिए। नहीं देखिए, किस जमाने में वो राजा थे, उसके बाद, और उनकी जो दादी हैं विजया राजे जी, वो किस तरह से रही है। वो तो एक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद माधवराव सिंधिया भी उस तरह से महाराजा की तरह से नहीं बिहेव करते थे। अभी वाले जो हमारे देश में जब तक सीएए नहीं आया था तो नागरिकता पाने के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते थे, नेचुरलाइजेशन, कि कोई व्यक्ति इतने साल तक रह जाए तो वो अपने आप भारतीय हो जाता था। तो भाजपा में भी ऐसा कुछ है कि कोई व्यक्ति कुछ रह जाए कुछ समय तो भाजपाई हो ही जाता है, मान ही लिया जाता है। अब ज्योतिरादित्य जी की क्या स्टेटस क्या है? नहीं, पहली बात तो ज्योतिरादित्य जी भाजपाई हो गए हैं, और वैसे भी उनकी दादी तो जनसंघी थी, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना कठिन नहीं है। और राजनीति में तो हो ही जाता है, इसमें इतना वो नागरिक वाला जैसा कठिन नहीं है। लेकिन मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ आज इतने मतलब इतना भी मासूम सवाल नहीं था। राजशाही तो खुद मानने से नहीं होता है, जनता मानना छोड़ दे। खुद तो राहुल जी भी अपने को प्रधानमंत्री ही मानते हैं, कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुआ हूं, मैं समझता हूं ये तंत्र। तो बताइए, जब राहुल जी लगातार इतने सालों में मान गए, तो ये जो सिंधिया घराना है या जो ऐसे राजशाही वाले लोग थे, उनके तो कई दादा परदादा जाने कितने कितने लोग रहे और कितनी लड़ाइयां लड़के, इनको तो मतलब उस तरह से नहीं रहा। मतलब ये भी हमें अंग्रेजों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी थी, माफ कीजिए, आप इतिहास को ठीक कीजिए। नहीं, थोड़ा सा विजय जी, मैं कह रहा हूं कि वो सिंधिया परिवार अंग्रेजों के साथ रहा। बस मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, सिंधियाज के पूरे इतिहास को देखिए, जो मराठा राजवंश से आते हैं, और उसमें ठीक बात है कुछ समय के लिए कुछ सिंधिया पर यह आरोप भी लगा, लेकिन उन्हीं में, मैं अभी नाम भूल रहा हूं, नहीं तो आपको नाम बताता, वो बाकायदा तो फिर अंग्रेजों के राज से पहले जाएंगे तो मुगलों के साथ रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है हर वक्त। और ये ठीक बात है कि उनको, चूंकि रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा जाता है कि अंग्रेजों के साथ वो मिल गए, जिसकी वजह से वो नहीं जीत पाई, या अलग बहस है, ये कहते हैं, लेकिन वो अलग डिबेट है। और ऐसे तो फिर बहुत सी चीजें, फिर आदमी कहता है कि 17 साल नेहरू जी की जेल इतनी सुंदर क्यों थी, ये सब मतलब लोग। मोहन जी को पूरे नंबर और सिंधिया जी को पूरे नंबर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
कि राजशाही व्यक्ति के नहीं, जनता के तय करने से खत्म होती है, और अगर न खत्म होती है, एक लाइन बस जोड़ने दीजिए, तो राजशाही अमेठी में भी हारी राहुल गांधी और राजशाही ग्वालियर में भी हारी केपी यादव। चलिए, क्योंकि हम लोग खुल के बात करते हैं, इसीलिए कह रहा हूं मैं। आपने कहा जनता मानना बंद कर दे, मेरी ससुराल है ये गुना, जहां से सांसद हैं, उसी एरिया से मेरी वाइफ आती है, राजेश सिंधिया, और आप वहां जाएंगे तो ही महसूस कर सकते हैं कि सिंधिया राजघराना क्या है। सिंधिया आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या धमक है वहां पे, कोई क्या, उनके परिवार का कोई भी आदमी, पूरे परिवार, कोई भी आदमी, जनता ने महाराज मानना बंद नहीं किया है। बिल्कुल सही है, ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। आप ज्योतिरादित्य चल दें और जो पैरों में ना लेटते हैं लोग, जो उनके, मैंने महसूस किया है वहां जाकर के, ये खूब होता है। अंग्रेजों वाली बात चली थी, एक लाइन बताऊं, एक लाइन, एमपी का इलेक्शन हरवाया ना केपी यादव, नहीं, वो भी एक बार हरवाया। यादव अब कहां है भाजपा में, जरा ये भी बताइए ना सर। अच्छा, इसकी बात, केपी यादव ने हराया था ज्योतिरादित्य को, अब कहां है भाजपा? हम लोग विषयांतर कर देंगे थोड़ा सा। वैसे वहां माधव नेशनल पार्क है, कभी आप जाइएगा तो समीर जी जान रहे हैं, बहुत अच्छा नेशनल पार्क है। तो जो अंग्रेजों वाली बात चली उससे मुझे याद आ गया, तो आप वहां जाएंगे ना तो वहां एक बहुत विशाल कॉटेज आपको दिखाई देगा, बिल्कुल ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ कॉटेज है, पत्थरों का बना हुआ कॉटेज, अंग्रेजों के जमाने का। वो कहा जाता है सिंधिया राजघराने ने उस वक्त के ब्रिटेन के महाराजा भारत आए थे एक बार, तो उनके शेर के शिकार के लिए वो कॉटेज बनाया गया था। लेकिन वो कभी उस जंगल तक महाराजा जो है इंग्लैंड के वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो आ रहे थे, उनको रास्ते में शेर मिल गया, उन्होंने रास्ते में मार लिया, तो वो वहीं से वापस चले गए। लेकिन वो कॉटेज आज भी है वहां पर, ये बात होती। लेकिन हम बात दूसरी कर रहे थे सर, मोहन जी को पूरे नंबर और सिंधिया जी को पूरे नंबर, यही मतलब हुआ ना अमित जी के बयान का। देखिए, स्वाभाविक है कि केंद्रीय नेतृत्व के जब मंच पर हो और राज्य के सारे बड़े बड़े नेता मंच पर हो, तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी की निंदा की जाएगी और किसी की प्रशंसा, ऐसा तो नहीं होगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो खास करके जो ये गुना ग्वालियर वाला क्षेत्र है, उसमें जो है सिंधिया का बहुत धमक था और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के में लाने में बहुत मदद की थी। कमलनाथ जब लड़ रहे थे तो ऐसा नहीं था कि बहुत कांग्रेस पार्टी वहाँ काफ़ी ताकत के साथ आई थी, लेकिन उसको खत्म करने का काम और भारतीय जनता पार्टी को पुनः स्थापित करने के जो अभियान था उसमें सिंधिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है जी। और यही कारण है कि उनके भारतीय जनता पार्टी में आने से जो ये क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी का कमजोर था, खासकर गुना ग्वालियर वाला इलाका, वो बराबर, चंबल वाला इलाका, वो बराबर हो गया है। कहीं नुकसान हो जाए, एमपी में नुकसान नहीं होता इनको। नहीं, बिल्कुल नहीं नुकसान होता, अभी भी आपने देखा एमपी में नुकसान नहीं हुआ। ठीक, एक सर मेरे पास इंटरेस्टिंग खबर बंगाल से है, वो मैं, क्योंकि यहाँ विद्वज्जनों ने बहुत, एक हमने भी चर्चा की थी कि हेमंत सोरेन और बीजेपी के बीच कुछ चल रहा है, हेमंत सोरेन क्या एनडीए में आ सकते हैं। आज मैंने अखबार में बिल्कुल ही उल्टी खबर पढ़ी कि हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं। देखिए, हेमंत सोरेन की इच्छा क्यों नहीं होगी, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनकी लगभग पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत सरकार है, तो हर क्षेत्रीय दल की इच्छा होती है कि मेरा विस्तार हो, मैं कहीं दूसरे राज्य में कदम रखूं। बिहार में वो शराफत में मारे गए, मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस और आरजेडी ने दादागिरी करके वो 2 सीट मांग रहे थे, इनको 2 सीट भी लड़ने के लिए नहीं दी। अब ये खबर आज मैंने देखी कि ममता जी और हेमंत जी के बीच में क्या कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि झारखंड से सटा जो बंगाल का इलाका है वहां कम से कम दर्जन भर ट्राइबल सीट्स हैं, और वो पिछली बार उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो ममता जी को सुहाएगा कि अगर हेमंत जी का साथ उनको मिल जाए। हालांकि ममता जी कोलिशन वोलिशन में यकीन करती नहीं है, कोई चुनाव किसी के साथ मिलकर लड़ती नहीं है, लेकिन बीजेपी की भी कोशिश है कि जेएमएम आ जाए, उसके लिए अब दिख रहा है कि सीधा बंगाली वजह है। पूर्ण बहुमत नहीं है सर, कांग्रेस के साथ है, 34 सीट से लगभग। लेकिन क्या ये हेमंत जी जो है कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं इस वक्त, पॉलिटिकल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, क्या लगता है त्रिपाठी जी? नहीं, हेमंत जी पॉलिटिकल पार्टनर नहीं ढूंढ रहे हैं, हेमंत जी मौके की बढ़िया वाली राजनीति कर रहे हैं। अगर ममता बनर्जी उनको 2 सीट 5 सीट कुछ भी दे दें तो बंगाल में उनकी एंट्री हो जाएगी, उनके विधायक हो जाएंगे, उनके पार्टी के लोग हो जाएंगे, उनका कैडर हो जाएगा, सटा हुआ राज्य है, वो एक लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी उनको अगर सहयोग में ले ले, वो 2-5 सीटें दे दें तो भाजपा और उनका दोनों का लाभ है। इसमें तीसरा हिस्सा भी जुड़ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से वो केंद्र से भी बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। अब ये दोनों उनके लिए ठीक है, लेकिन भाजपा तो उत्सुक हो सकती, इच्छुक भी हो सकती। क्या ममता जी इच्छुक होंगे? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि उनका तो लक्ष्य ही था कि इस राज्य में उनके और भाजपा के अलावा कोई न रहे। वो क्यों चाहेंगे जब कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों को बड़ी मुश्किल से निपटाया है, शून्य पर पहुंचाया है, एक विधायक था वो भी शिफ्ट कर गया था,
तो वो क्यों चाहेंगे कि एक नया ऐसा व्यक्ति आए? और जब ये लोग नहीं दे पाए, तेजस्वी और राहुल, तो भला कलेजा कड़ा करना कैसे हो पाएगा? ममता जी भी इनको नहीं देने वाली हैं। तो अगर वो दे देंगी तो निश्चित तौर पर हेमंत के लिए राजनीतिक लिहाज से पहला वाला ममता जी का प्रस्ताव होगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अगर उनके साथ प्रस्ताव में आती है तो दोनों को लाभ है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। बीजेपी और हेमंत जी की बातचीत जो हमने सर, और वो हर लेवल से कंफर्म भी हुआ था कि वो बात हो रही थी। तो क्या हुआ? चल रही है, चलती रहती है। क्या होता है, बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं पॉलिटिक्स में, ये सब बातचीत चलती रहती है। हो सकता है ममता जी से भी चल रही हो सकता है वहां पर बीजेपी के साथ बंद नहीं हुई हो बातचीत, लेकिन कई बार ट्रिगर पॉइंट होता है और सब लोग पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो बहुत कड़ी वो करते हैं बार्गेनिंग, उनकी बार्गेनिंग बहुत वो होती है और हर मौके के हिसाब से होती है कि क्या बार्गेनिंग की जाए, आज उनको जरूरत है कि नहीं। बीजेपी को भी जरूरत हो सकती है वहां पर, ममता जी को भी हो सकती है, इसलिए आप मत समझिए कि नहीं, क्योंकि ममता जी के लिए ये वाला इलेक्शन थोड़ा सा और कड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। और भारतीय जनता पार्टी यदि ट्राइबल्स के साथ में एक मजबूत पार्टी के तौर पर दिखाई दे तो सोरेन साहब को लेने में क्या बुराई है। और सोरेन साहब कोई कांग्रेस कौन सा चांद मांग लेंगे, कौन सा चांद मांग लेंगे? 2 सीटों पर 3 सीटों पर भी कुछ करेंगे या 10-20 सीटों पर उनका वोट मिल जाएगा तो नुकसान नहीं होगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के ये तालमेल में कभी भी ना तो 100% नहीं होता और हाँ 100% होने में टाइम लगता है। बीरबल की खिचड़ी है, कब कब पकती है कब नहीं पकती है, लेकिन आज चलती रहती है। बॉटम लाइन क्या, क्योंकि आपने भी उस वक्त कहा था कि ये बात हो रही है बात अब भी, बीजेपी हाँ, के साथ, कोई नाराजगी तो नहीं है। ये एक संभावना अभी खारिज नहीं की जा सकती।